हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे हमारे सेमेस्टर 3 का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट। हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है किसी का सिलेबस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन 99% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होगा, ये गारंटी है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है, तो ओवरऑल सिलेबस भी सभी का सेम होने वाला है। थोड़ा मोड़ा जो डिफरेंस आता है वो होता है कोई कोई सेमेस्टर 1 में दे देता है, कोई 2 में दे देता है, कोई 3, 4, 5 आगे पीछे कर देता है। ओडिशा में ये सेमेस्टर 3 में दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया के सिलेबस में हो सकता है वो कहीं आगे पीछे किया गया हो। सब्जेक्ट को चेक कर लेना, सिलेबस को कंपेयर कर लेना। हम सीरियली पूरे सिलेबस में पढ़ते जा रहे हैं। मैं टॉपिक का वर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूं, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेने से जो भी तुम्हारा डाउट्स वगैरह है या जो भी प्रॉब्लम्स आएगा या सिलेबस को रिलेटेड या फिर कोई अपडेट्स आ रहा है या कोई और छोटा मोटा नोट्स है, रिविजन वीडियोस वगैरह है, वो सब व्हाट्सएप के थ्रू मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या टॉपिक पढ़े थे? हम लोग हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे लास्ट टॉपिक। उसके पहले हम लोग पढ़े थे हमारा इनकम वाला टॉपिक, और उसके भी पहले पढ़े थे हम लोग हमारा पर्सन का डेफिनेशन, जिसमें 8 प्रकार के पर्सन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम ऑफ डिस्कशन है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। याद करो लास्ट क्लास का एक छोटा सा पोर्शन को रिवाइज कर लेते हैं। हेड ऑफ इनकम, कितने हेड ऑफ इनकम थे? 5 हेड ऑफ इनकम थे। अगर मैं किसी के पास जॉब करता हूं, मुझे सैलरी इनकम मिल रहा है, तो वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर जाएगा। अगर मेरा बिल्डिंग है जिसको मैं भाड़े में लगाया हूं, रेंट आ रहा है मुझे, तो उसका इनकम कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में जाएगा। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं प्रोफेशन कर रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, वो सभी प्रॉफिट कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर में जाएगा। अगर मान लो मैंने कोई शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस किया जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ, या फिर मैं एक बिल्डिंग खरीदा जिसको मैं बाद में बेच दिया जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो सारा प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल गेन्स के अंदर जाएगा। और उसके बाद आता है अदर सोर्सेस, मतलब बाकी बचा खुचा जितना भी इनकम है जो ऊपर के 4 टॉपिक में नहीं आ पाया, 4 हेड्स के अंदर नहीं आ पाया, वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेस के अंदर में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस टोटल इनकम का। ग्रॉस, देखो ना, ग्रॉस लिखा है वर्ड, और इसके बाद हम एक और टर्म पढ़ेंगे टोटल इनकम। मतलब 2 टर्म पढ़ने वाले, एक के बाद एक। पॉइंट नंबर 7 में है ग्रॉस टोटल इनकम और 8 में है टोटल इनकम। मतलब ये ग्रॉस वर्ड बहुत सिग्निफिकेंट है। क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, चलो देखते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम रेफर्स टू इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्सेस। ये 5 हेड तो हम लोग पढ़े हैं। ये पांचों हेड का इनकम को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे सभी को। उसके बाद 2 छोटा छोटा टॉपिक है, एक है क्लबिंग इनकम और दूसरा है सेट ऑफ लॉसेस। ये दोनों हमारा आने वाले सिलेबस में आगे आने वाला टॉपिक। लेकिन एक शॉर्ट में अगर मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताऊं तो क्लबिंग इनकम क्या होता है? मान लो मेरा एक छोटा सा बच्चा है नहीं हालांकि, लेकिन मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, जो कि कुछ टैलेंट कंपटीशन में पैसा जीत के आया। मान लो उसने इनकम किया 50,000 रुपए का। ये माइनर है, ये माइनर है, मतलब 18 साल से छोटा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स नहीं लगा सकता, तो इसका पैसा कहां क्लब हो जाएगा? इसका पैसा उसके पेरेंट्स के फाइल में, उसके पेरेंट्स के इनकम के साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब इस 50,000 पे टैक्स कौन पेमेंट करेगा? उसके पेरेंट्स पे करेंगे। अब उसके पेरेंट्स में भी तो कौन पे करेगा? मम्मी पे करेगी, पापा पे करेगा, कौन करेगा? उसका रूल आएगा जब हम क्लबिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। उसके अंदर भी रूल है कौन पे करेगा, तो वो रूल्स हम लोग क्लबिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। बस जान के रखो कि अगर किसी के ऊपर किसी रीजन से टैक्स नहीं लगाया जा सकता, तो उसी इनकम पे किसी और के ऊपर टैक्स लगाते हैं। जनरली ये माइनर के केस में होता है, या फिर ये रिलेटिव के केस में होता है जनरली। और वो कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम वो क्लबिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस होता है, मान लो 2019 में मुझे एक बड़ा लॉस हुआ, शेयर मार्केट में लॉस हुआ, मान लो 10 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया। और 2020 में मुझे प्रॉफिट हो गया 11 लाख रुपए का, 11 लैक्स का मुझे प्रॉफिट हुआ। एक बार लॉस हुआ, ये मेरा लॉस है और ये मेरा प्रॉफिट है, 11 लैक्स का प्रॉफिट हुआ।
सरकार क्या बोलता है? सरकार बोलता है जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स दो। क्या ये गलत बात नहीं है? अगर हम प्रॉफिट में से सरकार को 30% टैक्स दे देंगे, मतलब मुझे टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? नेट प्रॉफिट ऑन एन अराउंड 7,70,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ टैक्स देने के बाद। जब मेरा लॉस हुआ तब तो मुझे सरकार पैसा देने नहीं आया कि लॉस हो गया ले लो, रिटर्न ले लो, पैसा ले लो, ऐसा तो देने नहीं आया सरकार। तो ये गलत बात है या नहीं है? ये गलत बात है। तो सरकार क्या करता है, मान लो मुझे लॉस हुआ है 2019 में और प्रॉफिट हुआ 2018 में, तो जब लॉस हुआ तब तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तब देना पड़ रहा है। तो लॉस पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा तो गवर्नमेंट को लॉस पे हमको टैक्स देना चाहिए, गवर्नमेंट हमको पैसा देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता। गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम एक काम करना, अगर तुमको लॉस हो गया है 2019 में और 2020 में प्रॉफिट हो गया है, तो तुम एक काम करना, ये नेट में जो पैसा आएगा, ये नेट मतलब 1 लाख रुपए का तुम्हें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 लाख का। पहले 10 लाख का लॉस, फिर 11 लाख का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 लाख का हुआ है। तुम 1 लाख पे टैक्स दे दो 30%, मतलब 30,000 रुपीज हमको टैक्स दे दो बस। मतलब जहां पे हमको 3,30,000 रुपीज टैक्स देना पड़ रहा था, अब हमारा टैक्स लाइबिलिटी कितना आ गया? सिर्फ 30,000 आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो 10 लाख का लॉस था ना, वो सेट ऑफ हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा मेरे टोटल इनकम के साथ। वो लॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारे रूल्स हैं। किसी किसी चीज का लॉस माइनस होता है, बहुत सारा लॉस माइनस नहीं होता है। तो इसके अंदर बहुत बड़ा रूल है, बहुत सारे और भी प्रोविजंस है। मैं जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जब हम सेटअप वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम सेटअप वाले टॉपिक में पहुंचेंगे, तब हम लोग उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस एक नॉलेज के लिए 2 वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए, तो उसी लिए मैंने क्लबिंग और सेटअप का मीनिंग बताया। ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट को रीड करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर एग्रीगेटिंग इनकम अंडर वेरियस हेड्स। वेरियस हेड्स का मतलब 5 तो हेड है हमारे पास। कितना तो हेड है? 5 हेड्स। जस्ट हम इसके ऊपर वाले टॉपिक में ड्यूली अप्लाइंग क्लबिंग प्रोविजंस, लॉसेस आर एडजस्टेड एंड द रिजल्टेंट फिगर इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब तुमको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, पांचों हेड को ऐड कर दो, प्लस कोई माइनर का इनकम है तो मतलब क्लबिंग इनकम, उसको ऐड कर दो। माइनस किसको कर देंगे? जो पिछले सालों में हमको लॉस हुआ है उसको माइनस कर देंगे सेट ऑफ लॉसेस के अंदर। नेट में जो पैसा आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। क्लियर है? चलो, उसके बाद आता है हमारा टोटल इनकम। ये था ग्रॉस, ये है नेट, मतलब कुछ डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है? पहले फॉर्मूला में देखते हैं। टोटल इनकम इक्वल्स टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A का डिडक्शन। अब ये चैप्टर 6A क्या होता है? चैप्टर 6A में गवर्नमेंट बोलता है कि हर साल तुम कुछ सेविंग्स करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, हम उस पर तुम्हारा टैक्स नहीं लगाएंगे। मतलब अगर तुम LIC के पॉलिसीज खरीदते हो, अगर तुम मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो, अगर तुम अपने बच्चे के नाम से पैसा डिपॉजिट करते हो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, अगर तुम PPF में पैसा डिपॉजिट करते हो, अगर तुम किसी को डोनेशन देते हो, अप्रूव्ड होना चाहिए डोनेशन। तो इस प्रकार के कुछ लिस्ट बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अगर उसमें से कोई पैसे को वहीं पे कहीं पे तुम अगर इन्वेस्ट करते हो या उसमें से किसी को डोनेशन देते हो, तो तुम पे को उस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब मान लो मैं साल भर में, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं साल भर में सभी हेड्स ऑफ इनकम के अंदर, मान लो मुझे सैलरी मिला 5 लाख का, साल भर में मॉर्निंग में काम किया, मुझे सैलरी। मेरा एक घर था, मैं उसको रेंट पे लगा दिया, हाउस प्रॉपर्टी पे 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 का मुझे रेंटल इनकम आ गया। उसके बाद मैं क्या किया? ये तो हाउस प्रॉपर्टी का। फिर मैं कुछ शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन कर दिया, कैपिटल गेन्स हो गया मुझे मान लो 30,000 का, और मुझे कोई इंटरेस्ट का इनकम हो गया, मतलब अदर सोर्सेस 10,000 का। टोटल इनकम कितना हो गया मेरा? 6,60,000 रुपीज। अब सरकार क्या बोलेगा? 6,60,000 पे टैक्स दो। लेकिन सरकार क्या बोलता है? चैप्टर 6A के अंदर कुछ प्रोविजंस बना के रखा है कि अगर तुम अपने इनकम में से वो सभी चीजों में अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसे मान लो मैं एक LIC पॉलिसी खरीद लिया जिसका प्रीमियम देता हूं 30,000 रुपीज, तो सरकार क्या बोलता है? तुमको 6,60,000 पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तुम एक काम करो, इसमें से LIC प्रीमियम 30,000 रुपीज माइनस कर दो, मतलब 6,30,000 रुपीज पे अब तुमको टैक्स देना पड़ेगा। 30,000 रुपीज का तुमको छूट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ
सेक्शंस के अंदर कुछ लिमिट बना के रखा है, जिसमें मोस्ट फेमस होता है 80C का डिडक्शन, जिसके अंदर मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम, उससे ज्यादा करोगे तो सरकार नहीं देगा, मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज देगा। सबसे फेमस होता है 80C, साथ ही साथ में बहुत सारे और सेक्शन है, 80C से लेके 80U तक सेक्शन है, मतलब बहुत सारे सेक्शंस इसके अंदर में है। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक जनरल नॉलेज के लिए टोटल इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर हम चैप्टर 6A का डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं टेक्स्ट के ऊपर, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टोटल इनकम मींस इनकम रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनकम टैक्स किस पे देना पड़ेगा, इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम। जो हमारा चैप्टर 6A का डिडक्शन है उसको माइनस करने के बाद जो टोटल इनकम निकलेगा इसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। क्लियर है बात, चलें आगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। अब देखो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, इसके अंदर दो कंपोनेंट आता है, एक तो टैक्स का कंपोनेंट, उसके बाद आ जाता है हमारा सेस और सरचार्ज का कंपोनेंट। सेस और सरचार्ज को भी चलो एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं तीन कंपोनेंट है, एक है टैक्स, दूसरा है सेस और तीसरा है सरचार्ज। अब ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, टैक्स क्या होता है, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्यों लाया गया और क्या है कॉन्सेप्ट में पहले वो समझा देता हूं। देखना, हम कमाते हैं 2-5 लाख रुपए, मान लो मैं कमाता हूं, मान लो 5 लाख रुपए सालाना कमाता हूं, ठीक है। वहीं पे धोनी जो क्रिकेटर है वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, मान लो वो सालाना 100 करोड़ रुपए कमाता है। अंबानी सालाना कितने कमाता होगा, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता होगा। उसके बाद बात करें तो वर्ल्ड के और इंडिया में जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग और ज्यादा पैसे कमाते होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हर इंसान का इनकम तो सेम नहीं है, तो हर इंसान सेम टैक्स कैसे दे। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, 30% टैक्स का सिस्टम लगाया है, इसके कम वाला सिस्टम भी है। 30% हम जनरल रेट मान के चलते हैं, 5% भी है, 10% भी है, 20% भी है, 25 भी है किसी केस में 15 भी है। स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस के अंदर और भी वैरायटी ऑफ टैक्सेस है, तो उसको छोड़ देते हैं, जनरल रेट हम 30% का मान के चलते हैं। मान लो मैं 10 लाख रुपए कमाया तो मुझे कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 30%, मतलब 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। अंबानी 10 करोड़ कमाया तो उसको कितना देना पड़ रहा है, 3 करोड़ देना पड़ रहा है। तो रेशियो क्या सभी के लिए सेम रहेगा, सभी के लिए सेम नहीं होता। जो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा उससे उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स लिया जाएगा। अमाउंट तो ज्यादा होगा ही, परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। अब परसेंटेज कैसे बढ़ता जाएगा, टैक्स का रेट होता है 30%, 30% टैक्स के नाम का लिया जाता है। उसके बाद एक सेस नाम का कंपोनेंट होता है जो कि 4% ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सरचार्ज का कंपोनेंट जो कि इसके बाद और ऐड हो जाता है। लेकिन मजे की बात यह है, ये जो 4% है ना, ये टैक्स के ऊपर लगता है, सेस और सरचार्ज के ऊपर लगता है। अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो एग्जांपल लेने से पहले हम एक डिस्कस ही कर लेते हैं डायरेक्टली किस पे कितना कितना लगता है। अगर मेरा टोटल इनकम सालाना 50 लाख रुपए से कम है, टोटल इनकम इज लेस देन 50 लाख, अगर मैं सालाना 50 लाख रुपए से कम कमा रहा हूं तो मुझे टैक्स टोटल कितना देना पड़ेगा, 31.2%। मतलब मेरे ऊपर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, सरचार्ज कितना होगा 0% का, सेस कितना रहेगा 4% का रहेगा, टैक्स तो 30% रहेगा ही रहेगा। अब 30 + 4 34 होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा क्यों 31.2 आया, देखो 31.2 कैसे आया। मान लो मैं 100 रुपए पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं, 100 रुपए है, इस पे 30% का क्या हो गया, टैक्स हो गया। कितना रुपए आया, ₹30 आ गया। ये मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जो सेस और सरचार्ज होता है ये हमारा इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये हमारा किसके ऊपर लगता है, ये इनके ऊपर नहीं लग के ये लगेगा हमारा टैक्स के ऊपर। मतलब सेस का रेट अगर 4% है, मतलब वो 4% कितना, 4% ऑफ ₹30, मतलब कितना हो जाएगा ये 1.2 रुपीज।
अगर हम 4% ऑफ 100 निकालते तो 4 रुपए निकलता, तो मेरा टोटल 34 आता। लेकिन कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता, कैलकुलेशन होता है टैक्स का अमाउंट इनकम के ऊपर कैलकुलेट होता है, सेस और सरचार्ज का अमाउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, टैक्स के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है, कभी देखना, कभी कभार क्या होता है, दुकान वाले 50% प्लस 50% डिस्काउंट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? तुम मान के क्या चलते हो, 100% डिस्काउंट, फ्री हो गया, अरे फ्री हो गया। ये फ्री नहीं है। 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100 नहीं होता है, 50% प्लस 50% इक्वल्स टू 100 नहीं होता है। मैथ्स में 50 प्लस 50 100 होता है, लेकिन डिस्काउंट के केस में 50% प्लस 50% कभी भी 100% नहीं होता। मान लो 100 रुपए का आइटम है, इसका 50% डिस्काउंट, मतलब 50 रुपए का डिस्काउंट हो गया, बचा कितना, 50, फिर 50% का डिस्काउंट मतलब कितना, 25 रुपए का डिस्काउंट, नेट अमाउंट कितना आया, 25। तुमको पे कितना पड़ेगा, 25, मतलब नेट में तुमको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, ये 75% का मिल रहा है, ना कि 100% का। तो 50 प्लस 50 कितना होता है, 75 होता है, 100 नहीं होता है, इन केस ऑफ अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो। ठीक है, तो 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100% डिस्काउंट नहीं है। उसी तरीके से सेस और सरचार्ज जो है, ये किसके में है, ये टैक्स में प्लस हुआ है, 30% प्लस सेस का 4% प्लस सरचार्ज का 0%। इसका मतलब ये 34% नहीं है, इसका मतलब है टैक्स 30% लगेगा, प्लस ये जो 4% लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, 30 के ऊपर लगेगा, मतलब 30 का 4% मतलब 1.2%, प्लस 0% तो 0 ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 31.2% आ जाएगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का। 100 रुपए के पे अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा 30 रुपए तो टैक्स आ गया, उसके बाद सेस कितना आ गया, 1 रुपए 20 पैसे, नेट में मुझे कितना देना पड़ेगा, 31 रुपए 20 पैसे मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मेरा इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाए लेकिन 1 करोड़ से कम रहे, सालाना बात हो रहा है, महीने का बात नहीं हो रहा है, सालाना इनकम मेरा 50 लाख क्रॉस कर जाए और 1 करोड़ से कम रहे, तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 34.32%। अब ये 34.32% कैसे आया, 30% टैक्स का प्लस 10% सरचार्ज का प्लस 4% सेस का। ठीक है, इस सभी को जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 34.32% आ जाएगा। ठीक है, लॉजिकली प्लस करना है, इलॉजिकली इसको 44% मत लिख देना। लॉजिकली मतलब पहले टैक्स कैलकुलेशन होगा, उसके बाद सेस और सरचार्ज कैलकुलेशन होगा, किसके ऊपर, टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। ये दोनों चीज टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होगा, मतलब तुम ये दोनों को ऐड करके 14% लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों को ऐड करके 44 नहीं लिख सकते। इसको तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इसको लिख सकते हो 30% प्लस 14% 10%, और ये दो को तुम ऐड कर सकते हो, क्योंकि दोनों किसके ऊपर निकलता है, दोनों टैक्स के ऊपर निकलता है, मतलब 30% प्लस 14%, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मेरा इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है, अगर मेरा इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, तब मुझे 35.88% का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब सरचार्ज 15% का, सेस 4% का और टैक्स 30% का, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 30% प्लस 19%, 15% सरचार्ज प्लस 4% सेस। उसके बाद अगर मान लो मेरा इनकम 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में अगर मेरा इनकम है, तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 39% का देना पड़ेगा। 39% कैसे आया, 39% आया हमारा 30 प्लस 25% सरचार्ज और 4% सेस, मतलब 29%। ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, अराउंड 39% आ जाएगा। उसके बाद अगर मेरा टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, अब चाहे 50 करोड़ हो चाहे 500 करोड़ हो, अगर मेरा इनकम 5 करोड़ क्रॉस हो जाता है तो मुझे सेस टैक्स कितना देना पड़ेगा, 42.744%। ये कैसे आया, 37% सरचार्ज 4% सेस, मतलब 30% टैक्स का प्लस 37 सरचार्ज और 4 सेस, मतलब प्लस 41% ऑफ 30 का फिर से 41% मिला देंगे तो टोटल हमको 42.744% का टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, मतलब मैक्सिमम हमारे इनकम पे हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये रेट के हिसाब से हमको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है हमारा टैक्स इवेजन। यहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है,
सभी को प्रिंटिंग मिस्टेक सुधार लेना है, जिसके पास भी हैंडआउट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत सारे लोग हमको बोले कि नोट्स सर, हमको बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा है कि नोट्स पीडीएफ नहीं है, लिखाया गया है क्लास में, सर नोट्स दे दीजिए। अगर सिर्फ नोट्स से काम हो जाए, नोट्स से अगर हम पढ़ने बैठे तो शायद लॉजिकली उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बेटर है, सब कुछ फ्री है तो एक बार वीडियो कर लो, यूट्यूब पे है, सारे वीडियोस फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आराम से वीडियोस कर सकते हो। साथ ही साथ में हम लोग रिवीजन वीडियोस भी तुमको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका हेडिंग कॉपी पेस्ट हो गया ऊपर वाले से। इसका हेडिंग क्या होगा? 10 नंबर टैक्स इवेजन। इसका हेडिंग होगा टैक्स इवेजन। गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टैक्स इवेजन कर लेना करेक्ट करके। टैक्स इवेजन क्या होता है? अगर कोई टैक्स इवेजन इज एन इलीगल एक्टिविटी, अगर कोई जानबूझ के टैक्स ना दे, पैसे कमा रहा है और छुपा दे रहा है, ब्लैक मनी का जनरेशन होता है टैक्स इवेजन होने से, ठीक है। इन विच अ पर्सन और एंटिटी डेलिबरेटली अवॉइड पेइंग द टैक्स ट्रू टैक्स लायबिलिटी, जानबूझ के अपने इनकम को छुपाते हैं ताकि टैक्स देना ना पड़े, उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, ठीक है। Those caught evading tax are generally subject to criminal charges and substantial penalties. जो पकड़ा गया टैक्स चोरी करते हुए उनको क्रिमिनल चार्जेस और बहुत सारे पेनल्टीज देना पड़ता है। टू विलफुल फेल टू पे टैक्सेस इज अ फेडरल ऑफेंस अंडर द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS टैक्स कोड। टैक्स इविजन कैन बी आइदर इलीगल नॉन पेमेंट और अंडर पेमेंट ऑफ एक्चुअल टैक्स लेवी, या तो बिल्कुल ही नहीं दिया, 1 रुपए भी नहीं दिया, नॉन पेमेंट, या फिर अंडर पेमेंट मतलब जितना देना चाहिए था उतना नहीं देके बहुत कम अमाउंट दिया, उसको बोलते हैं अंडर पेमेंट। तो दोनों प्रकार से टैक्स इवेजन हो सकता है, ठीक है। मतलब मान लो मुझे इनकम आ रहा है कहीं से, मैं जानबूझ के गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, वो इनकम मैं बताया ही नहीं, छुपा लिया पैसा को, तो उसको होता है टैक्स इवेजन, ठीक है। और अगर सरकार मुझे पकड़ लेता है तो मेरे पे क्या लगाएगा? क्रिमिनल चार्जेस लगाएगा, हो सकता है मुझे जेल भी भेज दे और साथ ही साथ में मुझे पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस। देखना 3 अलग अलग टर्म है, एक टैक्स प्लानिंग है, एक टैक्स अवॉइडेंस है और एक टैक्स इवेजन है। टैक्स इवेजन जो होता है वो इलीगल होता है, जानबूझ के टैक्स ना देना। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग इलीगल नहीं होता, ये लीगल है। कैसे? देखना, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस एक्ट ऑफ यूजिंग लीगल मेथड्स टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। लीगल मेथड्स को यूज करके हम हमारे टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करेंगे। ऑल्दो टैक्स अवॉइडेंस इज अ लीगल मेथड, इट इज नॉट एडवाइजेबल as it could be used for one's own advantage to reduce the amount of tax that is payable. ये लीगल तो है लेकिन हम लोग इसको एडवाइज नहीं करते। हम लोग एवरीडे हमारे क्लाइंट्स को ऑफिस के अंदर में टैक्सेशन का सर्विस देते हैं, टैक्स प्लानिंग का सर्विस देते हैं। हम टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस का सर्विस नहीं देते, हम टैक्स प्लानिंग का देते हैं। मतलब देखना क्या होता है, मान लो सरकार क्या बोलता है, एक एग्जांपल लेता हूं टैक्स अवॉइडेंस को समझाने के लिए। सरकार क्या बोलता है, ये अगर मान लो तुम्हारा घर है, ये तुम 2010 में खरीदे थे, कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में। 1 लाख का घर खरीदे थे 2010 में। मान लो 2020 में इसका वैल्यू है, वहां पे रोड रास्ता बन गया, अच्छा डेवलपमेंट हो गया, इसका वैल्यू हो गया है 50 लाख रुपए। तो जब तुम बेचोगे तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार बोलता है जिस दिन तुम इस प्रॉपर्टी को बेचोगे उस दिन तुम्हारे को 50 लाख रुपए मिलेगा, उसमें से तुम्हारे खरीदने का खर्चे को काट देंगे, इंडेक्सेशन को काट देंगे और जो फिर पैसा बचेगा वो पैसे पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? लीगली हम क्या कर सकते हैं, हम जानबूझ के टैक्स देना पड़ेगा बोल के ये प्रॉपर्टी को बेचे ही ना, तो सोचो जब तक नहीं बेचेंगे तब तक देना नहीं पड़ेगा। और ये कोई इलीगल है नहीं, मुझे पुलिस भी नहीं पकड़ सकता। जब तक मैं प्रॉपर्टी को नहीं बेचूंगा तब तक मुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन मैं बेच दिया उस दिन मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं टैक्स को क्या कर रहा हूं, यहां पे अवॉइड कर रहा हूं। कब तक अवॉइड कर रहा हूं? मैं जानबूझ के प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहा हूं, जिस दिन बेचूंगा उस दिन टैक्स देना पड़ेगा, ये सोच के मैं नहीं बेच रहा हूं, मैं टैक्स को क्या कर रहा हूं, अवॉइड कर रहा हूं। ये लीगल है, इसमें कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकता, गवर्नमेंट भी आके तुमको जबरदस्ती नहीं कर सकता बेचो और हमको टैक्स दो। 100% लीगल है, लेकिन जनरली ऐसा एडवाइजेबल नहीं होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो देना पड़ेगा टैक्स।
तो बेटर है दे दिया जाए और काम खत्म। जिस दिन बेचोगे उस दिन तो देना पड़ेगा, तो बेटर है उसको दे दिया जाए और काम खत्म कर लिया जाए। ठीक है, यही होता है टैक्स अवॉइडेंस, मतलब टैक्स को हम अवॉइड कर रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे पेमेंट से, हम अवॉइड कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं जिस दिन देना पड़ेगा उस दिन देंगे। हम टैक्स को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो भी लीगल मेथड से, इलीगली नहीं। अगर हम इलीगल मेथड से कर रहे हैं तो वो तो हो गया टैक्स इवेजन। हम क्या कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स avoidance is an activity of taking unfair advantage of shortcomings in the tax rule by finding new way to avoid the payment of tax that are within the limits of the tax। नए नए तरीका निकालना ताकि हमको टैक्स देना ना पड़े। अगर कोई लूप होल है, कोई लॉ बनाने में कुछ गलतियां हुई है, तो वो गलतियां को फाइंड आउट करके जानबूझ के हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। वो लीगल है लेकिन हमारे ऊपर कोई एक्शन ले नहीं सकता, 100% लीगल है लेकिन ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं होता। टैक्स अवॉइडेंस कैन बी डन बाय एडजस्टिंग द अकाउंट्स in such a manner that there will be no violation of tax rule। Tax avoidance is a lawful but in some cases it could come in the category of crime। कभी कभार ये क्राइम वाले कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, लॉफुल होता है। उसके बाद आखिरी टॉपिक हमारा यूनिट 1 का पार्ट ए का आखिरी टॉपिक टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम यही होता है टैक्स प्लानिंग का। ठीक है, टैक्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वंस फाइनेंशियल सिचुएशन। प्लान बनाना, टैक्स को देने का प्लानिंग करना। अब प्लानिंग में देखो, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट मैनर थ्रू टैक्स प्लानिंग वन कैन रिड्यूस वंस टैक्स लायबिलिटी। वो टैक्स प्लानिंग के थ्रू अपने टैक्स लायबिलिटी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग वन इनकम इन अ लीगल मैनर to avoid various exemption, to avail various exemptions and deduction। Tax planning is an honest approach of applying the provisions which comes within the framework of taxation law। एक एग्जांपल लेंगे तारा समझ में आ जाएगी। ठीक है, टैक्स प्लानिंग देखो क्या है। मेरा इनकम था 10 लाख रुपए, मैं सालाना 10 लाख रुपए कमाता था, और ये सारे पैसे को क्या कर देता था, मैं सारे पैसे को बैंक में एफडी कर देता था, फिक्स डिपॉजिट करवा देता था। जो थोड़ा मोड़ा खर्चा किया 1-2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए ले जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। मेरे पास क्लाइंट आया, मैं नहीं था, ये मेरा क्लाइंट था। मेरे पास क्लाइंट आया और बोला सर 10 लाख रुपए का सैलरी आया है, 2 लाख रुपए खर्च हो गए, बाकी के पैसे एफडी करने, जो टैक्स देना है दे दो, बाकी के पैसे क्या कर देंगे, एफडी कर देंगे। मैं बोला बेवकूफ आदमी, एफडी पे तुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ जाएगा, बेटर है हम एक काम करते हैं, तुझे 10 सेविंग्स ही तो करना है, तुझे इंटरेस्ट ही तो चाहिए। हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पीपीएफ प्रोविडेंट फंड पे पैसा डाल देंगे, इंटरेस्ट रेट सेम है एफडी के साथ। तो प्रोविडेंट फंड में जब पैसा डालेंगे तो चैप्टर 6A का डिडक्शन हमको मिल जाएगा कितने का, 1.5 लाख रुपए, जिससे कि मान लो एक ये 10 लाख रुपए था, हम पूरे एग्जैक्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए मैं कमाया, मेरा क्लाइंट कमाया, जिसमें से एक्सपेंसेस वगैरह कर लिया, कितने का, एक्सपेंसेस तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, 10 लाख रुपए का इनकम हुआ मान लो, उसको करना है, इसमें से टैक्स दे देगा कितना रुपए, 30,000 रुपीज टैक्स दे दिया, 3 लाख रुपीज टैक्स दे दिया, 7 लाख रुपए बचा। वो 7 लाख रुपए को क्या करना चाहता है, फिक्स डिपॉजिट करना चाहता है। मैं उसको बोला एक काम कर, 7 लाख का फिक्स डिपॉजिट नहीं करके एक काम करते हैं, 10 लाख रुपए है तेरे पास, इसमें से 1.5 लाख रुपए कर दे एटीसी का डिडक्शन, पीपीएफ में कितना बचा, 8,50,000 रुपए बचा। अब 8,50,000 रुपए के ऊपर क्या कर देना, एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले, मेडिकल इंश्योरेंस खरीद ले 30,000 का, 80, उसके बाद एक घर बना ले, इंटरेस्ट पेमेंट कर ले, उसका डिडक्शन मिल जाएगा मान लो 50,000 रुपीज, हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन ले ले। तो इस प्रकार का जो डिडक्शन होता है, जो चैप्टर 6A के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, टोटल इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम माइनस चैप्टर 6 का डिडक्शन। चैप्टर 6 के डिडक्शन को प्लानिंग के साथ अवेल करना, जिससे कि मेरा इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए। अब मेरा इनकम ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा, 7,80,000 का। अब इस पे मैं 7,80,000 का 30% टैक्स दूंगा, कितना आएगा, 2 लाख रुपए टैक्स आएगा। पहले मेरा टैक्स कितना आ रहा था, 3 लाख आ रहा था, अब मेरा टैक्स कितना आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। 1 लाख का फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। मतलब लीगल, जितना गवर्नमेंट लीगली अलाउ करता है वो सारे प्रोविजंस को अप्लाई करके
हम लोग क्या करेंगे, हमारे टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। मतलब अगर हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे थे, फिक्स डिपॉजिट पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता, गवर्नमेंट चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं देता बैंक पे, अगर हम फिक्स डिपॉजिट करें तो बेटर है पीपीएफ कर लें, पोस्ट ऑफिस पे कर दें वही पैसा डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस पे करने पे हमको मिल जाएगा डिडक्शन। तो इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, जहां पे हम वो जगह में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे जिससे कि हमारा टैक्स लाइबिलिटी क्या है, कम आए। ये पूरा लीगल होता है, यही काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, टैक्स प्लानिंग करना, ऑडिट करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को करेक्ट करवाना, ये सारा ओवरऑल काम होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इसीलिए लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, फीस देते हैं 20-30 हजार रुपए, फायदा लेते हैं 1 लाख रुपए का। देखो अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं जाता तो 1 लाख का नुकसान हो जाता, ये तो बेचारा 3 लाख रुपए टैक्स देके 7 लाख रुपए का एफडी कर देता। अब क्या कर रहा है, 1 लाख का फायदा हो गया, सीए कितना लेगा, 20,000 10,000 रुपए लेगा, और क्या बच गया, कितना 70-80 हजार रुपए का फायदा हो गया या नहीं हुआ। इसीलिए लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं अपना काम करवाने के लिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा सारा टर्म्स, यहाँ पे हमारा सारा टर्म्स कंप्लीट होता है, मतलब यूनिट 1 का पार्ट ए हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट से हम पार्ट बी शुरू करेंगे, जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक है, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर से करना दोस्तों के साथ, और सभी को कोशिश करना कि जितना ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके। और अगर वीडियो पसंद आता है, लेक्चर्स पसंद आता है, क्लासेस पसंद आता है, तो लाइक करना और शेयर दोस्तों के साथ जरूर से करना। ठीक है, चलो बाय बाय।